हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आज हम लोग यूथ कंपटीशन से रिलेटेड इसमें जनरल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी आप जो रेलवे का 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन। ओडोमीटर है एक। ओडोमीटर क्या होता है? तो ये चक्कर मापी यांत्रिक यंत्र है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है। ओडोमीटर क्या करता है? तो जब भी कोई गाड़ी दूरी तय करती है तो उसमें हम लोग किसको नापते हैं? तो ओडोमीटर की सहायता से इसको नापा जाता है। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है तो किसकी सहायता से लगाते हैं? तो क्रोनोमीटर की सहायता से जो है हम लोग सही समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि इसमें भारहीनता होती है, यानी भारहीनता कब होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में आप जब रहेंगे तो आपको भार महसूस नहीं होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होता है? अपवर्तित होता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, आगे हमारा लिखा है फ्रेंड्स, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का सिद्धांत यानी प्रतिपादन किसने बताया था? तो जो कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो लगभग 1.496 × 10 की पावर क्या होता है? 15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46। तो इसमें दूरी का जो सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसका जो नाम होता है पारसेक। पारसेक जो होता है ये दूरी का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, इसमें फ्रेंड्स मिलान करना है कि इसमें किस साथ मैच करेगा। जैसे फायदोमीटर की बात करेंगे तो फायदोमीटर किसके साथ मैच करता है? तो ये जो होता है समुद्र की गहराई को मापता है। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर का मतलब क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। और जो अल्टीमीटर होता है ये क्या करता है? तो ये ऊंचाई को मापता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को किस भौतिक राशि से व्यक्त की जाती है? तो संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो p से दिखाते हैं। और इसका वेग यानी v, तो ये किसको व्यक्त करेगा? तो ये जो होता है द्रव्यमान को व्यक्त करता है। द्रव्यमान को हम लोग किससे दिखाते हैं? m से, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। जब द्रव्यमान पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बटा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बल गुणनफल होता है। तो बल किसके गुणनफल होता है? तो ये जो होता है यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, आगे जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4, क्योंकि कभी भी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन, यानी दोनों को जोड़ देंगे
तो द्रव्यमान संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा बल लगाया, मतलब कि बल लग रहा है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय ये क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आगे जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। यानी कभी भी आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहे हैं तो आपके भार में 1/6 की कमी हो जाती है, और वही है जब आप चंद्रमा से पृथ्वी पर आ रहे हैं तो 1/6 की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो सिर्फ भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि लोलक की कालावधि, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं, का अनुप्रयोग होता है। तो कहाँ हम लोग क्रायोजेनिक्स का उपयोग करते हैं, तो अंतरिक्ष यान में करते हैं और शल्यकर्म में करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए। तो जब भी किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप फेंकेंगे तो वो जो होता है धरती पर वापस नहीं आएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। आगे हमारा है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम और लोहे के टुकड़े एक साथ पहुँचेंगे तो समान गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है ये दोनों क्या करते हैं, तीनों जो है एक ही साथ पहुँचेंगे। ठीक है, आगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, तो 149.8 मिलियन किलोमीटर जो होता है इससे इसकी दूरी है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी पृथ्वी जलकर क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो कब चलती है, तो ये शीतकाल में चलती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति क्या हो जाएगी, तो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, इसको हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण होता है तो क्या होता है, तो केशिका कर्षण होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 की पावर क्या होता है, 15 मीटर होता है। इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 16 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो इसको हम लोग पारसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारसेक। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो क्या होता है, इसका आकार गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति को मान हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने की जोखिम में डाल सकता है, तो उसका नाम क्या है, तो माइक्रोवेव फोटॉन। माइक्रोवेव फोटॉन का आविष्कार किया तो अल्फांस स्टालोफेन एवं गुंटूर निप्स ने जो है इसका क्या किया है, आविष्कार किया है। ठीक है, आगे एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का क्या करता है, प्रयोग करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा की स्रोत का क्या कारण हो सकता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, इसकी स्रोत का कारण है। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली
केंद्र ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए जो है वो गिरती नहीं है। ठीक है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो ये द्रव क्रिस्टल के रूप में मिलती है। और पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी की चारों ओर घूमने के काल के क्या होता है, बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि होती है तो 27.32 दिन होती है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है तो लगभग 59% जो है ये भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, चंद्रमा का आकार कैसा है? तो पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग है, इसको हम लोग पर्वत कहते हैं। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन है? तो उसका नाम जो है लिबनिट्ज पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 10,660 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? उसका नाम क्या है? सूर्य। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? उसका नाम किसने किया था? तो टालमे ने जो है इसको किया था। ठीक है। आगे, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या होता है? तो ये पृथ्वी होता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का क्या होता है? केंद्र नहीं है। तो इसको बताने वाले कोपरनिकस थे। ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।